हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 3.3 क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 3.3 करने वाले हैं। टाइटल है स्टीफन हॉकिंग। आप सबने स्टीफन हॉकिंग का नाम तो सुना होगा, आई एम 100% श्योर। तो लेट्स वार्म अप एंड देन विल गो टू द लेसन। ओके, वार्मिंग अप। नाउ वार्मिंग अप में है गेट इनटू पेयर्स एंड मैच द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज विद द डिसेबिलिटीज दे हैड। एक्चुअली बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो बहुत हाइट तक गए हैं अचीवमेंट के, लेकिन दे ऑल हैड सम फिजिकल डिसेबिलिटीज। ऑल मीन्स मेनी ऑफ देम हैड फिजिकल डिसेबिलिटीज, बट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द कंट्री, टू देयर कंट्री, टू द वर्ल्ड एज इन जनरल। ओके, तो इफ वी आर सम ऑफ अस हु आर लिसनिंग, आप में से कई जो सुन रहे होंगे उनमें से किसी के पास शायद कोई डिसेबिलिटी होगी। मतलब शायद किसी का पैर में प्रॉब्लम होगा, किसी के हाथ में प्रॉब्लम होगा, किसी के आँखों में इश्यूज होगा। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल डिसेबिलिटीज़। बहुत सारे और भी डिसेबिलिटीज़ होते हैं, लेकिन दैट शुड नॉट ड्रैग अस डाउन। हमें नीचे नहीं खींचनी चाहिए वो सब बातें, क्योंकि विद दोज डिसेबिलिटीज़ ऑल्सो वी कैन रीच ग्रेट हाइट्स, है ना। जैसे अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर इधर जो मेंशन किए हुए हैं, ये बड़े बड़े जो नाम है, बहुत ही फेमस नाम है, इन लोगों के पास भी कोई कोई डिसेबिलिटी थी। तो अगर आपको कोई बोले तो तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें डिसेबिलिटी है, तो प्रूव देम रॉन्ग, वर्क हार्ड। आप जिसमें अच्छे हो उसके पीछे जाओ और देखो आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो। ठीक है, सो डोंट लेट योर डिसेबिलिटी, आपकी कोई अपंग नेचर के वजह से आप अपने आप को हारा हुआ मत मानो। एक बात याद रखो, परमेश्वर ने हमको सबको अपने हाथों से बनाया है और सबको खास खास बनाया है। तो अगर आपको कोई आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो परमेश्वर ने जान के दी है आपको वो डिसेबिलिटी। तो डोंट कंसिडर इट एज ए नेगेटिव थिंग। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट वॉट एवर डिफिकल्टीज यू हैव इन लाइफ। ओके, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी चेयरफुल। और आपके चेयरफुलनेस की वजह से दूसरे जो सिचुएशन में है वो भी खुश हो जाते हैं, चेयरफुल हो जाते हैं, एनकरेज हो जाते हैं। ओके, नेवर गेट डिप्रेस्ड। डिप्रेशन इज अ वर्स्ट थिंग। सो लेट्स सी हु आर दीज पीपल। ये जो जॉन मिल्टन करके थे, वो थे एक बहुत ही ग्रेट इंग्लिश पोएट। और उनको क्या डिसेबिलिटी थी? ही वॉज ब्लाइंड एट द एज ऑफ 43। देखो, 43 ईयर्स की उम्र में वो अंधे हो गए थे। हाँ, तो उनको कुछ उसने रोका तो नहीं, वो ब्लाइंडनेस ने, वो फिर भी लिखते गए एंड ही इज कॉल्ड अ ग्रेट इंग्लिश पोएट। ओके, नाउ बीथोवन का भी नाम आपने सुना होगा। वो है एक ग्रेट जर्मन कंपोजर एंड म्यूजिशियन हु बिकेम डेफ एट द एज ऑफ 28 ईयर्स। सोचो, बीथोवन तो म्यूजिक बनाता था, और अगर म्यूजिक के लिए सुनना कितना जरूरी है, वो अगर वो सुन नहीं पाता था फिर भी 28 साल की उम्र में उनका हियरिंग चला गया, लेकिन ही वॉज वॉट, ग्रेट कंपोजर ऑफ वॉट, म्यूजिक कंपोज करते थे। तो उनको क्या गूंगे बहरे हो गए तो उन्होंने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, है ना। स्टीफन हॉकिंग, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले, वो एक फेमस साइंटिस्ट थे। ये हमारे सेंचुरी के, हु वॉज पैरालाइज्ड। आपने देखा होगा हमेशा व्हील चेयर में ही रहते थे, ही वॉज पैरालाइज्ड, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। फिर वॉल्ट डिज्नी, इनका भी आपने नाम सुना होगा। वॉल्ट डिज्नी चैनल के डिज्नी चैनल है, जो डिज्नी का जो फिल्म इंस्टीट्यूट जो है, फिल्म रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इन्होंने स्टार्ट किया था। ही वॉज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, एनिमेटर, वॉइस एक्टर एंड हैड लर्निंग डिसेबिलिटी। हम बहुत सारे बच्चों को सीखना मुश्किल होता है ना, वैसे ये भी थे, लेकिन देखो कितने फेमस हो गए। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। हु वाज ही? ग्रेट 20th सेंचुरी साइंटिस्ट एंड नोटेड फिजिसिस्ट हु हैड लर्निंग डिसेबिलिटी। इनको भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारे वर्ल्ड के लिए। थॉमस एडिसन सुना होगा आपने, उनको क्या प्रॉब्लम था? ही वॉज अ ग्रेट इन्वेंटर। 1000 पैटेंट्स मतलब कम नहीं है, सोचिए पैटेंट्स। उनको भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी और वो भी बहरे हो गए थे। फिर हेलेन केलर भी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, जो अंधी भी थी और बहरी भी थी। फिर सुधा चंद्रन, वो एक डांसर है, आपने सुना होगा उनका नाम। उनका लेग कोई एक्सीडेंट की वजह से काटना पड़ा, लेकिन उन्होंने डांसिंग को फिर भी कंटिन्यू किया। फिर तनय ग्रे थॉम्सन, वो व्हील चेयर में रेस करते हैं। सोचिए, अपंग है और व्हील चेयर में रेस करते हैं, इज ए चैंपियन। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये भी आपने सुना होगा, वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनको पोलियो था। ही हैड पोलियो एंड वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हाउ मेनी? 4 टर्म्स। यूजुअली 2 टर्म के लिए होते हैं, लेकिन ये 4 टर्म्स इलेक्ट हुए। ही वाज सो गुड। नाउ वर्ड बिल्डिंग,
reduplication. The root or stem of a word is repeated exactly the same or with a slight change. मतलब वही सेम वर्ड को दो बार रिपीट करना उसको कहते हैं रीडुप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल ट्वीट ट्वीट, पिटर पैटर, चिट चैट, बैंग बैंग, रिफ रैफ. रिपीटेशन दिख रहा ना आपको, इसे कहते हैं रीडुप्लीकेशन. फिर ब्लेंडिंग. ब्लेंड मतलब पार्ट्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू वन. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के हम ब्रंच कहते हैं. स्मोक और फॉग को मिला के हम स्मॉग कहते हैं. मोटर और होटल को मिला के हम मोटल कहते हैं. ओके. फिर क्लिपिंग. रेड्यूसिंग अ वर्ड टू वन ऑफ इट्स सिलेबल्स और अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, जैसे एक फुल वर्ड है, बहुत ही बड़ा है, तो हम उसको शॉर्ट करके यूज करते हैं, उसको कहते हैं क्लिपिंग. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स को हम कहते हैं मैथ्स, एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं एड, लैबोरेटरी को कहते हैं लैब, है ना. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप भी शायद कुछ ये सब आप वर्ड्स भी आप भी कोशिश कर सकते हो. फिर एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम बहुत ही 4-5 वर्ड्स का एक बड़ा सा एक सेंटेंस होता है. तो सेंटेंस नहीं, सॉरी, जैसे अभी कोई इंस्टीट्यूट को जैसे इधर दिखाया है, या तो कोई कॉरपोरेशन का बड़ा नाम है तो उसको हम शॉर्ट में करके बोलते हैं ना. जैसे आप कभी कभी आपके स्कूल का नाम भी सपोज रानी लक्ष्मीबाई हाई स्कूल है, तो रानी लक्ष्मीबाई हाई स्कूल बोलने के बदले हम कहेंगे RLBHS. तो रानी लक्ष्मीबाई हाई स्कूल, उसको कहते हैं एक्रोनिम. वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स इन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल रेडार. रेडार का भी फुल फॉर्म है, स्कूबा का भी फुल फॉर्म है, यूनिसेफ का भी फुल फॉर्म है, नासा का भी फुल फॉर्म है. अभी मैं आपको इनके फुल फॉर्म यहाँ नहीं बताऊंगी. आप अपना इंटरनेट गूगल खोल के आप पता करिए कि रेडार का फुल फॉर्म क्या है. हम लोग रेडार तो यूज कर लेते हैं बहुत आराम से, लेकिन इसका है क्या फुल फॉर्म? हाँ. और स्कूबा डाइविंग करते हैं, वो स्कूबा जो है वो भी एक एक्रोनिम है. वो क्या है पता कीजिए. यूनिसेफ है जो हम लोग सुनते हैं, यूएन का यूनिसेफ, उसका क्या फुल फॉर्म है? नासा एक हमको पता है स्पेस रिसर्च में इन्वॉल्व है. उनका जो ये नासा जो शॉर्ट फॉर्म है, उसका भी एक बड़ा मतलब फुल फॉर्म क्या है आप निकाल के लिखिए. ओके, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाए, इतना तो मेहनत करो. फिर अभी हम जानते हैं BBC करके एक चैनल आता है. CID हमें पता है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI बोलते हैं. USA यूनाइटेड स्टेट्स में ATM, VIP, DOB क्या है? डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं ना. KYC क्या है? नो योर कस्टमर. हाँ, ये सब आप सुनते होंगे. PM किसको बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर. GN, TY ये क्या है? ये सब आप पता कीजिए. ठीक है, फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए. कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप थोड़ा रिसर्च करो इसके ऊपर. ऐसे बहुत सारे एक्रोनिम्स हैं और आपको पता भी होगा काफी कुछ. ठीक है, सो एक्रोनिम का मतलब क्या है बेसिकली? एक वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स इन्वॉल्व बेसिकली. नाउ इन योर नोटबुक राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ड बिल्डिंग डिवाइसेस. आप 5 एग्जाम्पल अपने बुक में लिखिए. ये जो 4 दिए है ना, इनके एग्जाम्पल लिखिए. रीडुप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल लिखिए, 5 एग्जाम्पल्स लिखिए. ब्लेंडिंग के 5 एग्जाम्पल्स लिखिए. क्लिपिंग के 5 एग्जाम्पल्स लिखिए. एक्रोनिम के 5 एग्जाम्पल्स लिखिए. तो आप क्लियरली समझ जाएंगे. ओके, इट्स वेरी इजी, इसलिए मैंने आपको करके दिया नहीं है. ओके, नाउ अभी हम लेसन की तरफ जाते हैं, स्टीफन हॉकिंग के बारे में. ओके, स्टीफन हॉकिंग, इनका 2018 में डेथ हो गया. ठीक है, 8 जनवरी 1942 से लेके 14 मार्च 2018 तक उनका लाइफ स्पैन था. ही वॉज एन इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, cosmologist, author and director of research at the Center of Theoretical Cosmology within the Cambridge University. Basically वो स्पेस में बहुत रिसर्च करते हैं. स्पेस मतलब और यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, वो सब के ऊपर उनका बहुत रिसर्च चलता था. ओके, Hawking was the first to set out a theory of cosmology explained by union of the general theory of relativity and quantum mechanics. Hawking was an honorary fellow of the Royal Society of Arts. उनको एक honorary एक post fellowship दिया गया था in the Royal Society of Arts. A lifetime member of the Pontifical Academy of Sciences and a recipient of the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award in the US. तो ये आप जरा ध्यान से याद रखना. ठीक है, उनको क्या क्या अवार्ड्स और उनको क्या क्या ऑनर दिया गया था वो इसमें है. क्या क्या था? ऑनररी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द पोर्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड ए रेसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम. और विच इज दैट प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द US. तो उनको वो दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज रिसर्च. This lesson gives us an insight into the great scientist, his life and his works. Okay, तो ये जो लेसन है वो उनके लाइफ के बारे में हमें कुछ बताता है. Let's go through this. Stephen Hawking, born January, मेरे साथ पढ़िए प्लीज. Born January 8, 1942, is a British scientist, professor and author.
ठीक है, साइंटिस्ट भी थे, प्रोफेसर भी थे और ऑथर भी थे, हु हैज डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है? द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब उन्होंने पहले ऐसा कुछ रिसर्च हुआ नहीं था, ही वॉज अ काइंड ऑफ फर्स्ट वन टू डू इट, एंड हुज बुक्स हैव हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन। और उनके बुक्स हैव मेड, मतलब इट जस्ट बिकम दैट एवरीबडी इज एबल टू रीड देम एंड अंडरस्टैंड। At the age of 21, 21 साल की उम्र, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis, ये एक डिसीज है। कितने साल की उम्र में? 21 साल की उम्र में उनको डायग्नोज किया गया था। Part of his life story was depicted in the 2014 film The Theory of Everything. The Theory of Everything करके अगर सर्च मारोगे यूट्यूब में तो शायद आपको मिल जाएगा, तो उनके लाइफ के बारे में वो स्टोरी है, तो आप वॉच कीजिए ये द थियोरी ऑफ एवरीथिंग। वो स्टीफन हॉकिंग के लाइफ के ऊपर बनाया गया है। ओवर द ईयर्स स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन और को रिटन अ टोटल ऑफ 15 बुक्स। उन्होंने 15 बुक लिखे हैं। कितने? ओवर द ईयर्स स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन और को रिटन, मतलब उन्होंने खुद भी लिखा है और किसी के साथ मिलके भी टोटल कितने? 15 बुक्स लिखे। A few of the most noteworthy include, सबसे फेमस है द ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, द थियोरी ऑफ एवरीथिंग। ये 3 बहुत फेमस है। In 1988, Hawking catapulted to international prominence with the publication of A Brief History of Time. 1988 में उन्होंने बुक पब्लिश किया था, उसका नाम क्या है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गए थे। The short informative book became an account of cosmology for the masses and offered an overview of space and time, the existence of God and the future. The work was an instant success, spending more than 4 years atop the London Sunday Times bestseller list. Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and has been translated into more than 40 languages. Okay? इनका ये जो बुक था A Brief History of Time, ये बहुत ही फेमस हो गया था। इसकी वजह से उनको बहुत फेम मिल गया था। और वो इट वॉज टॉकिंग अबाउट वॉट? ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द फ्यूचर। ओके, तो इन 3 चीज के ऊपर उन्होंने उस बुक में लिखा था और वो बहुत ही सक्सेसफुल बुक हो गया था। लंदन के संडे टाइम्स में इट वॉज अ टॉप बेस्ट सेलर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 4 years, मोर देन 4 years। और उसके पब्लिकेशन के बाद मिलियंस ऑफ कॉपीज हैव बीन सोल्ड और उसको ट्रांसलेट भी किया गया ओवर 40 लैंग्वेजेस में। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑल्सो वॉजेंट एज ईजी टू अंडरस्टैंड एट सम एट होप, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। सो इन 2001 हॉकिंग फॉलोड अप हिज बुक विद द यूनिवर्स इन अ नटशेल विच ऑफर्ड अ मोर इलस्ट्रेटेड गाइड टू कॉस्मोलॉजीज बिग थियरीज। तो उन्होंने उसको और कंडेंस करके और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके द यूनिवर्स इन अ नटशेल करके एक बुक पब्लिश किया कब? 2001 में। ओके, फिर इन 2005 हॉकिंग ऑथर्ड द इवन मोर एक्सेसिबल अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। फिर 2001 के बाद 2005 में उन्होंने एक और भी थोड़ा सा easy to understand book, A Briefer History of Time, पब्लिश किया, which further simplified the original work's core concepts and touched upon the newest developments in the field like string theory. तो जैसे जैसे रिसर्च कर रहे थे उनको कुछ कुछ चीज़ें नई नई पता चल रही थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने बुक भी अपडेट किया था। Together, these 3 books, along with Hawking's own research and papers, articulate the physicist's personal search for science's holy grail. Holy grail का मतलब क्या है? A thing which is eagerly pursued or sought after. ये होली ग्रेल के पीछे एक बहुत ही बड़ा उसका मतलब और कुछ है, लेकिन इसको यूज किया जाता है जब कोई चीज के पीछे हम बहुत ही ज्यादा इच्छुक होके उसको जानने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज को होली ग्रेल मतलब वो मिल गया तो उसको कहते हैं होली ग्रेल। तो ये होली ग्रेल जो था साइंस का, उसके पीछे बहुत लोग रिसर्च कर रहे थे। हाँ, तो वो उनका ये पर्सनल सर्च भी था, ये उनको पता करना था। अ सिंगल यूनिफाइंग थियोरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ द बिग, विथ क्वांटम मैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ द स्मॉल। तो कॉस्मोलॉजी मतलब हम जानते हैं यूनिवर्स की स्टडी, एंड वी नो यूनिवर्स इज वेरी बिग। और क्वांटम मैकेनिक्स है मतलब पार्टिकल्स का स्टडी, जैसे एटम इलेक्ट्रॉन्स है ना, एकदम माइन्यूट जो पार्टिकल्स है अपने धरती मतलब ऑफ विच आर यूनिवर्स कंसिस्ट, उसकी स्टडी। तो उनका इच्छा था कि ये दोनों थियोरी को कंबाइन करने से कैसे क्या समझ सकते हैं ऐसा, वो उसका स्टडी कर रहे थे। इट्स दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट हैज अलाउड हॉकिंग, हु क्लेम्स ही कैन थिंक इन 11 डायमेंशंस, टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन काइंड। उनका सोचना था कि वो 11 डायमेंशंस में सोच सकते हैं, जैसे हम 3 डायमेंशन में रहते, करेक्ट। हम लोगों का पर्सपेक्टिव इज 3 डायमेंशनल, हम 3 डायमेंशनल के ऊपर देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और मे बी हम लोग जो फील करते हैं वो अलग डायमेंशन हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन बेसिकली वी आर लिविंग इन ए 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। हम जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पर परमेश्वर रहता है, परमेश्वर के
कि जो जहाँ परमेश्वर का राज्य है, वो जो वर्ल्ड है वो मल्टी डायमेंशनल है। वो डायमेंशन को अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया जब तक परमेश्वर खुद ही हमको उसको अलाउ नहीं करता। और दूसरी बात, ये मरने तक हम लोग वो डायमेंशन फील नहीं कर सकते। तो ये जो इनको ऐसा लग रहा था कि वो 11 डायमेंशन क्लेम्स, इसलिए यहाँ लिखा देखो, ही क्लेम्ड हु क्लेम्स ही कैन थिंक इन 11। क्लेम का मतलब क्या है? जैसे आप बोलोगे कि मेरे पास, मैं ना तुमको क्या बोलता हूँ, ऐसे आपको ऐसे ना कुछ भी किसी को उल्लू बनाने के लिए आप कुछ उल्लू ये तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका थिंकिंग था, वो क्लेम करते थे। इट वॉज नॉट फैक्ट। क्लेम इज समथिंग दैट इज नॉट, दैट हैज टू बी प्रूवन टू बी कॉल्ड अ फैक्ट। ओके, तो जैसे अगर कोई साधु बोलेगा कि मैं ये पत्थर को सोना बना सकता हूँ, वो क्लेम है। वो सच में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ओके, सो फैक्ट इज, रियलिटी इज नॉट द सेम एज अ क्लेम। तो इनका शायद वो बहुत बीमार भी थे, इसलिए शायद उनको ऐसा लगता था, क्योंकि उनका पूरा जो एक्टिविटी था पूरा उनके ब्रेन में ही होता था। ठीक है, वो अपने ब्रेन से इवन स्पीच कंट्रोल करते थे। मतलब जो वो लिखते थे ना, वो अपने आंख के मूवमेंट से, हम देखेंगे आगे वो कैसे बुक्स लिखते थे, बिकॉज ही कुड नॉट मूव, ही वॉज कंप्लीटली पैरालाइज। तो शायद इसकी वजह से उनको लगता होगा कि वो 11 डायमेंशन में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स वो नहीं सोच सकते 11 डायमेंशन, क्योंकि हम तो 3 डायमेंशन के 4 डायमेंशन के पास भी नहीं जा पाते। तो इसलिए इट्स कॉल्ड अ क्लेम। ओके, सो इट्स दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग। देखो, एम्बिशियस थिंकिंग, ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है। एम्बिशियस मतलब हम बहुत ही इच्छुक होते हैं ना कुछ पाने के लिए, उसको एम्बिशन कहते हैं ना, है ना। जैसे आपको अगर कोई एम्बिशन, आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, दैट इज योर एम्बिशन। तो वो एम्बिशियस थिंकिंग की वजह से ही वो क्या कहते थे, ही कैन थिंक अप टू इन 11 डायमेंशंस टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन काइंड। तो वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़े बड़े वेन्यूज खोलना चाहते थे। इसकी वजह से उन्हें लगता था कि ये थियरी उनको कंबाइन करना है, ऑफ द बिग एंड द स्मॉल। बिग का क्या है? कॉस्मोलॉजी, स्मॉल इज क्वांटम मैकेनिक्स। He is convinced that time travel is possible and that humans may indeed colonize other planets in the future. तो उनका क्या कहना था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल। आप टाइम ट्रैवल जानते हैं क्या होता है? कि आप अभी 2020 में रहते हैं, तो आप 1600 या फर्स्ट सेंचुरी या तो उसके पहले भी आप जा सकते हैं और देख सकते हैं क्या हो रहा है, या वो जमाने के लोग हमारे जमाने में आके आज को विजिट कर सकते हैं। वो टाइम ट्रैवल होता है। तो एक्चुअली वो होता नहीं है, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, समथिंग इम्पॉसिबल, बिकॉज वी ओनली लिव वन लाइफ। हमारे पास एक ही जिंदगी है, हम वो जिंदगी जीते और हम चले जाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स हमारे पास इंटरनेट होता है, हम कितना भी पीछे जा सकते हैं ना। और हमारा इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में तो हम कितनी भी सदियां पीछे जा सकते हैं कि नहीं। तो दैट इज इमेजिनेशन एंड दैट ह्यूमंस में इंडियड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर। और उनका कहना था कि बाद में आगे ह्यूमन बींग्स विल inhabit other planets also. In September 2010, Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book, The Grand Design. उन्होंने 2010 में एक बुक लिखा था, ग्रैंड डिजाइन। उसमें उन्होंने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स। उनका कहना था कि परमेश्वर ने दुनिया नहीं बनाई। हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीफ इन ए क्रिएटर कुड बी कंपैटिबल विद मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज। उसके पहले उनका क्या थिंकिंग था कि जो मॉडर्न जो साइंटिफिक थियरीज है दैट इज कंपैटिबल विथ, मतलब परमेश्वर पे विश्वास करने से ही आज की जो मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज है उसके साथ हम एग्री कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी साइंटिफिक थियरीज। वो उनका बिलीव था। लेकिन बाद में 2010 में उनका थिंकिंग चेंज हो गया, पता नहीं किस वजह से, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर करके कुछ है नहीं। गॉड अगेंस्ट द आइडिया, ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स। किस लिए ऐसा हो गया वी डू नॉट नो। शायद उनको पैरालाइज थे और उनके ऊपर किसी बुरे लोगों का इन्फ्लुएंस होगा कि उन्होंने बोला होगा तुम, ही वॉज हेल्पलेस, राइट। तो वी डोंट नो क्या है। आजकल का साइंटिफिक कम्युनिटी अपने प्रॉफिट के लिए बहुत कुछ करता है। सो वी डोंट नो व्हाई ही हैड दिस चेंज ऑफ थिंकिंग फ्रॉम अ गुड थिंकिंग टू अ बैड थिंकिंग। परमेश्वर के बिना हम लोग शून्य हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए कि एवोल्यूशन, आप कोई बंदर से नहीं आए हो, आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ओके, नेवर फॉरगेट दैट यू आर स्पेशल, यू आर वेरी वेरी स्पेशल, एवरी वन ऑफ यू, बच्चे से बड़ा कि बुढ़ा, ठीक है, एवरीबॉडी इज स्पेशल एंड वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, नेवर फॉरगेट दैट, ठीक है। तो जब आप एवोल्यूशन के बारे में सोचने लगते हैं ना,
तब आप जाके एक दूसरे को बंदर बुलाओगे और बोलोगे ये तो बहुत नीच है, वो तो बहुत ऊंचा है, फिर आप पैसे के हिसाब से भेदभाव करने लगेंगे। तो अब जब आपका पर्सपेक्टिव सही रहेगा, जब आप रियलाइज करेंगे कि हमको सबको परमेश्वर ने बनाया, तभी यू कैन रेस्पेक्ट ईच अदर, करेक्ट। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड लव ईच अदर, रियलाइजिंग दैट सेम गॉड हु मेड यू ऑल्सो मेड द अदर पर्सन। ठीक है, वी आर नॉट बाई चांस, हम लोग गलती से नहीं आ गए, हम लोग सब परमेश्वर की योजना में है। फिर his new work however concluded that the big bang was the inevitable consequence of the laws of physics and nothing more। ठीक है, तो जो बिग बैंग जो थियोरी प्रपोज करते हैं उसका आप बिग बैंग भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे क्या बताते थियोरी। तो और साइंटिस्ट आजकल के एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग सब जो बोले बिलीव करें। बिग बैंग का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं फूटा और दुनिया आ गई। ऐसा हो सकता है क्या, कुछ भी नहीं फूटा एंड दुनिया आ गई? नथिंग एक्सप्लोडेड। कैन यू बिलीव दैट थियोरी? यू कैन नॉट, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हो, अगर आपके पास लॉजिक है, तो आप कभी बिलीव नहीं करेंगे कि, ठीक है, तो अगर आप एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है, इंटेलिजेंट हो और दिमाग यूज करते हो हर चीज में, तो आप रियलाइज करेंगे कि बिग बैंग कभी हो ही नहीं सकता, किसी ने तो हमें बनाया। इट इज लाइक सेइंग दैट अचानक से एक बुक आपके पास अपीयर हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? किसी इंटेलिजेंट आदमी ने वो बुक को बनाया है, बाइंड किया है, पेस्ट किया है, प्रिंट किया है कि नहीं? इसलिए तो आपके सामने है ना। ओके, बिकॉज देयर इज सच एज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। क्या फूलिश स्टेटमेंट है, मेरे को ये इसलिए समझ में नहीं आता। ये हॉकिंग, जो स्टीफन हॉकिंग को इतना फेमस कर दिया था, किस लिए किया था? क्योंकि उनका ये सेंटेंस में कुछ सेंस नहीं बनता है। बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। कैसे? अगर नथिंग था तो ग्रेविटी कहां से आया? कोई सोचता ही नहीं है ये सब बात। अगर नथिंग था मतलब कुछ भी नहीं था, तो ग्रेविटी भी नहीं हुआ होगा ना। तो अगर ये कह रहे हैं कि ग्रेविटी का लॉ था, अगर ग्रेविटी का लॉ था तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी ना, इसलिए तो लॉ ऑफ ग्रेविटी था, करेक्ट। तभी जाके यूनिवर्स बना होगा, बोलना है तो। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, तो फिर ग्रेविटी कहां से आया? एनीवे, spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist. Anyway, this sense doesn't make sense to me at all. आप लोगों को अगर समझ में आता तो मेरे को भी समझा देना। Okay, तो I don't believe this. I believe God created the heaven and the earth. Okay, and you and me and every animal and plant in this universe. The Grand Design was Hawking's first major publication in almost a decade. अभी देखो, ये इसलिए भी फेमस हो गए क्योंकि बहुत सारे लोग ना परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं चाहते। तो जब आप ऐसे कुछ स्टेटमेंट मारोगे ना, तो आप बहुत फेमस हो जाओगे। लेकिन आप बोलोगे ना कि परमेश्वर है और परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, तो आप तो कभी फेमस होगे ही नहीं। आपको लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि परमेश्वर ने बनाया। लेकिन आप बोल दो एक बार, अरे भाई हम तो ऐसे बंदर से आ गए, हम तो गलती से बन गए, हम लोग तो अचानक से आ गए, हमको एलियंस ने बनाया है, तो फटाफट आप फेमस हो जाओगे। तो अगर आपको यूट्यूब में फेमस होना है तो बना दीजिए वीडियोस कि आप एलियन से बने। द ग्रैंड डिजाइन वॉज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डेकेड. Within his new work, Hawking set out to challenge Sir Isaac Newton's belief that the universe had to have been designed by God simply because it could not have been born from chaos. अभी आप ये जो आइजक न्यूटन के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्होंने हमको सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरीज फिजिक्स के दिए हैं। अभी ये इनको, और ये जो सर आइजक न्यूटन थे, ही वॉज अ ग्रेट बिलीवर इन गॉड। मतलब ये परमेश्वर पे उनका इतना भरोसा था कि आप पूछो मत। अब उनका हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पता। और वो कहते हैं उनके उस विश्वास की वजह से वो बहुत सारे उन्होंने इन्वेंशंस और थियोरीज बनाए थे। क्यों? क्योंकि ही बिलीव देयर इज अ गॉड। दैट वॉज अ रीजन ही कुड। स्टीफन हॉकिंग ने हमको एक्चुअली ऐसा कोई ग्रेट कोई थियोरी तो दिया नहीं है, लेकिन ही बिकेम फेमस फॉर नथिंग। लेकिन आइजक न्यूटन ने, जो बहुत परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन्होंने हमको बहुत ही ज़्यादा साइंस को कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से आज के लॉज आप जानते हैं ना, आइजक न्यूटन के लॉज। तो he was a very famous God-fearing man. He believed there is a God. He believed God made all of us and the universe. तो उस बेसिस पे उनके जो थियोरीज थे, that became very famous. अभी ये स्टीफन हॉकिंग इनको चैलेंज करने निकले। It's very strange, है ना? It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going, Hawking said. Anyway, अभी तो उनको समझ आ गया होगा कि नहीं, परमेश्वर है। At the age of 21, Stephen Hawking was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis. In a very simple sense, the nerves that controlled his muscles were shutting down. उनके जो मसल्स को नर्व कंट्रोल करते थे वो बंद हो रहे थे. At the time, doctors gave him 2.5 years to live. Hawking first began to notice problems with his physical health while he was at Oxford.
ऑन ओकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल और स्लर स्पीच, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे जिसकी वजह से उनको रियलाइज हुआ उनको कुछ प्रॉब्लम है. ही डिडंट लुक इनटू द प्रॉब्लम अंटिल 1963. During his first year at Cambridge, for the most part, Hawking had kept these symptoms to himself. But when his father took notice of the condition, he took Hawking to see a doctor. For the next 2 weeks, the 21-year-old college student made his home at a medical clinic where he underwent a series of tests. ठीक है, तो ये when did Hawking first notice his health problems, उसका आंसर इधर है. ठीक है, तो उन्होंने बहुत तकलीफ सहा. उनको जो ALS हुआ था उसकी वजह से he could not walk properly, उनका स्पीच स्लर होता था. तो जब उनके डैडी ने नोटिस किया तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाके उनको मैं ट्रीटमेंट के लिए शुरू किया. तो वहां पर मेडिकल क्लिनिक में वो बहुत टेस्ट अंडरगो किया उन्होंने. दे टुक ए मसल सैंपल फ्रॉम माई आर्म, स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू मी, वो बता रहे, एंड इंजेक्टेड सम रेडियो ओपेक फ्लूइड इनटू माई स्पाइन एंड वॉच्ड इट गोइंग अप एंड डाउन विद एक्सरेज एज दे टिल्टेड द बेड. ठीक है, उन्होंने बेड उनके ऊपर टेस्ट चल रहे थे कि पता करने के लिए हो क्या रहा है. आफ्टर ऑल दैट दे डिडंट टेल मी व्हाट आई हैड एक्सेप्ट दैट इट वाज नॉट मल्टीपल स्क्लेरोसिस. उनको डाउट था उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, लेकिन वो नहीं था. एंड दैट आई वॉज एन अटिपिकल केस. अटिपिकल मतलब वेरी अनयूजुअल, मतलब बहुत ही अजीब केस था इनका. इवेंचुअली हाउएवर डॉक्टर्स डिड डायग्नोज हॉकिंग विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ ALS. फाइनली पता चला कि उनको ALS के बिगिनिंग शुरू हो गई थी. इट वॉज डेवेस्टेटिंग न्यूज. डेवेस्टेटिंग मतलब बहुत ही दुखी न्यूज था उनके लिए. ऑब्वियसली इतना ब्राइट यंग स्टूडेंट को ऐसा हो जाए तो ऑफकोर्स कोई भी माँ बाप तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं. For him and his family, but a few events prevented him from becoming completely despondent. लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने इसी वजह से पूरा he didn't give up. The first of these came while Hawking was still in the hospital. जब Hawking still तब हॉस्पिटल में थे ना, there he shared a room with a boy suffering from leukemia. उधर एक बच्चा भी था उनके साथ जिसको ल्यूकेमिया था. ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है. Related to what his roommate was going through, Hawking later reflected his situation seemed more tolerable. तो एक बहुत अच्छी चीज़ की उन्होंने क्या किया, वो बीमार तो थे लेकिन उन्होंने बोला, ऐसे नहीं कहा कि यार मैं तो बीमार हूँ, मैं यूजलेस हो गया. उनके रूम में जो दूसरा बच्चा था उसको ब्लड कैंसर था. उसका हालत देख के उन्होंने बोला यार मैं तो बहुत अच्छे कंडीशन में हूँ. हाँ, नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. ही सेड दैट दिस ड्रीम मेड हिम रियलाइज दैट देयर वर स्टिल थिंग्स टू डू विद हिज लाइफ. उनको एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि उनको कोई मार रहा है, मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब बोलते हैं ना एग्जीक्यूशन होता है ना. तो फिर उनको उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार मुझे बहुत कुछ चीज़ करना है लाइफ में. इट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड है ना, बीमारी से वी शुड नॉट गिव अप. इन अ सेंस हॉकिंग्स डिसीज हेल्प्ड हिम बिकम द नोटेड साइंटिस्ट ही इज टुडे. इस एटीट्यूड की वजह से आज वो इतने फेमस हो गए. बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग हैडंट ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्टडीज. पहले वो इतना ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई में. बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोस्ड आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ. ये जब सब सही चल रहा था तो उनको लाइफ से बहुत बोर होता था, कंटाल आता था. He said there had not seemed to be anything worth doing. कुछ भी उनको लगता नहीं था कि कुछ करने लायक है. With the sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD, फिर उनको रियलाइज आया तो मैं तो शायद PhD भी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, मेरे पास इतनी लाइफ नहीं बची हुई. Hawking poured himself into his work and research. As physical control over his body diminished, he'd be forced to use a wheelchair by 1969. धीरे धीरे उनका मसल वीकनेस जैसे कंटिन्यू होता गया तो उनका मसल कंट्रोल खत्म होता गया और उनको व्हीलचेयर यूज करना पड़ा. ओवर टाइम हाउएवर हॉकिंग्स एवर एक्सपैंडिंग कैरियर वाज अकम्पनीड बाय देन एवर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट. जहाँ दो चीज हो रहा था, एक तो उनका फिजिकल स्टेट खराब हो रहा था, दूसरा उनका कैरियर उनके लिए ओपन हो रहा था. बाय द मिड 1970s द हॉकिंग फैमिली had taken in one of Hawking's graduate students to help manage his care and work. उनका एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसने आके हॉकिंग को उनका केयर भी किया और उनका काम भी मैनेज किया. He could still feed himself and get out of bed. वो अभी भी अपने आप को खाना खिला सकते थे और बेड से उतर सकते थे, बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंट. लेकिन बाकी सब चीज़ के लिए उनको मदद लगती थी. इन एडिशन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड. उनका स्पीच और बिगड़ता गया, मतलब वो मसल कंट्रोल जाता है तो बात करने के लिए भी मुश्किल हो गया. सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम. In 1985, he lost his voice for good following a tracheotomy. 1985 में उनको ट्रैकियोटोमी किया था जिससे उनकी आवाज़ तो completely चली गई. The resulting situation required 24-hour nursing care for the acclaimed physicist. ठीक है, उसके बाद उनको 24 घंटे नर्सिंग केयर की जरूरत लगती थी. It also put in peril Hawking's ability to do his work. वो अपना काम भी नहीं कर पा रहे थे बेचारे. It was so sad. उनका कंडीशन अब जब भी आप देखोगे उनको तो आपको आपका दिल उनकी तरफ चला जाएगा, इतने बुरे हालत में थे वो बेचारे. द प्रेडिकेमेंट मतलब क्या है? प्रेडिकेमेंट मतलब वो मुसीबत. द प्रेडिकेमेंट कॉट द अटेंशन ऑफ ए कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर. अभी इनका ये हालत देख के बोला यार ये इंटेलिजेंट आदमी है, हाँ ये रिसर्च करता है यार, इनका तो बहुत हालत खराब है. तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के ऊपर
का इनके ऊपर ध्यान गया, तो उन्होंने एक स्पीकिंग प्रोग्राम डेवलप किया था जिसको हेड और आई मूवमेंट से कंट्रोल किया जा सकता था। क्या है? एक स्पीकिंग प्रोग्राम दैट कुड बी डायरेक्टेड बाय हेड और आई मूवमेंट। द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सेलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर। उससे क्या होता था, वो वो वर्ड्स को अपने आंख से सेलेक्ट करते थे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, है वो बाद में वो स्पीच में कन्वर्ट होता था। ओके, At the time of its introduction, Hawking, who still had use of his fingers, selected his words with a handheld clicker. पहले इन्होंने क्या किया, पहले जब ये बनाया था प्रोग्राम, वो उनका थोड़ा सा फिंगर तब भी मूवमेंट होता था, तो वो माउस हिला के अपना वर्ड सेलेक्ट किया करते थे। लेकिन बाद में उनका पूरा बॉडी से जब कंट्रोल चला गया, तो Hawking directs the program through cheek muscle attached to a sensor। अभी उनके चीक के जो मसल में एक सेंसर अटैच किया था, तो शायद वो अपने टंग से या किसी चीज से उसको टच करने से उनको वो पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करने होता था। थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ असिस्टेंट, स्टीफन हॉकिंग हैज कंटिन्यू टू राइट एट अ प्रोलिफिक रेट। इसकी वजह से वो बहुत सारा किताब लिख पाए। क्यों? क्योंकि उनको ये स्पीच सिंथेसाइजर यूज किया गया था, जिसकी वजह से वो कम से कम उनके मन की बातों को बाहर तो लिखवा पाते थे बेचारे। His work has included numerous scientific papers। उन्होंने बहुत सारे scientific papers publish किए हैं, of course, but also information for the non-scientific community। और उनकी डिसीज से उनको जो तकलीफ है, शायद उसकी वजह से उनका भी कुछ उन्होंने लिख के जो नॉन-साइंटिफिक कम्युनिटी जैसे हम लोग, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। हॉकिंग्स हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कांस्टेंट कंसर्न। अभी ये जो किताब लिखी है, ये जो लेसन लिखी है, ये उनके डेथ के पहले लिखी हुई है, सिर्फ उनके बाद में ये डेट यहाँ पता है, ही पास्ड अवे, तो इसलिए यहाँ लिखा है हॉकिंग्स हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन्स ए कांस्टेंट कंसर्न। वो टाइम में जब ये लेसन लिखा था तब उनका हेल्थ वाज अ कंसर्न, अ वरी दैट वाज हाइटेंड इन 2009 व्हेन ही फेल्ड टू अपीयर एट अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना बिकॉज ऑफ ए चेस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इन अप्रैल हॉकिंग, हु हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट ही वाज रिटायरिंग आफ्टर 30 years फ्रॉम द पोस्ट ऑफ Lucasian प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज, was rushed to the hospital for being what university officials described as gravely ill। बहुत बीमार हो गए बाद में। It was later announced that he was expected to make a full recovery। लेकिन बाद में he passed away on 14th March 2018। ओके, सो ये है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। इतनी डिसेबिलिटी होने के बाद भी, चाहे उनका कॉस्मोलॉजी के ऊपर जो भी थिंकिंग था कि परमिशन नहीं है, जो भी है, उसके अलावा उन्होंने बहुत रिसर्च किया है जो साइंटिफिक कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट की है। तो ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क। देखो बेसिकली क्या है, डोंट गिव अप। आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो जस्ट डोंट गिव अप, डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज ओवर। ओके, तो हम क्विकली वर्कशॉप भी कर लेते हैं ताकि ये लेसन एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, तो आप साथ साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्जर्व द टाइम लाइन एंड सर्च द ऑकरेंसेज अकॉर्डिंग टू इट, प्रिपेयर अ चार्ट। तो जनवरी 8, 1942 को उनका बर्थ हुआ था। 1969 फोर्स टू यूज व्हील चेयर। 1970 required assistance for everything except eating and getting out of bed। 1988 में published a brief history of time, became internationally prominent। फिर 2001 में he published the universe in a nutshell। अभी अब 2005 से लेकर 2010 तक उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट बुक से निकाल के आप खुद लिख लीजिए। 2014 में उनका एक फिल्म थियोरी ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस हुआ था। Now make a list of books written by Stephen Hawking। तो we have a brief history of time। What's in it? ये पेज 115 थर्ड पैरा में ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, What's in it and his contribution to the world। ठीक है, आप पेज नंबर 115 थर्ड पैरा से निकाल लीजिए। यूनिवर्स इन ए नटशेल, पेज 115 फोर्थ पैरा में उसका इन्फॉर्मेशन है। ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, पेज 116 के फर्स्ट पैरा में इन्फॉर्मेशन है। द ग्रैंड डिजाइन, पेज 116 के लास्ट पैरा में इन्फॉर्मेशन है। तो ये बुक्स में क्या टॉपिक कवर किए हैं और उससे वर्ल्ड को क्या कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है वो आप इसमें भर दीजिए। ओके, Now make a list of Hawking's physical disabilities, inabilities after 1963। 1963 के बाद उनको क्या क्या तकलीफ होने लगा। एक तो ALS डायग्नोज हुआ था, लॉस ऑफ फिजिकल कंट्रोल, इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट ईट एंड गेट अप फ्रॉम बेड, देन लॉस ऑफ वॉइस, लॉस ऑफ यूज ऑफ फिंगर्स एंड फाइनली कंप्लीट लॉस ऑफ बॉडी कंट्रोल। ओके, ना आपको ये भी खुद से करना है। शेप योर माइंड, कंप्लीट द नेटवर्क ऑफ क्लस्टर डायग्राम विद द नेम ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप फाइन आर्ट में कोई ग्रेट आदमी का नाम निकाल के उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा लिखिए। सेम थिंग विथ मैथमेटिक्स के एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में, साइंस के एक और लिटरेचर के बारे में आप, ये तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट इंटरनेट में जाओ, फाइन आर्ट, आपको क्या सर्च करना है, यू कैन राइट ग्रेट पर्सनैलिटीज इन फाइन आर्ट। उसमें से जितने नाम आएंगे उनमें से आप एक सेलेक्ट करके उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में इसमें भरो। आपके नोटबुक में करना पड़ेगा, इधर जगह नहीं बचेगी। ओके, तो डू इट यूजिंग इंटरनेट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। स्टीफन हॉकिंग्स अचीवमेंट्स।
became world famous after publication of a brief history of time. Then he published Universe in a Nutshell, published The Grand Design, wrote numerous scientific and non-scientific papers. आप एक और निकाल के लिखिए. Now explain how the life of Stephen Hawking proves the proverb every cloud has a silver lining. Write it down in a notebook. आपको पता है every cloud has a silver lining करके कहावत है, आपको पता होगा ना. उसका मतलब क्या है? एवरी क्लाउड जब आता है तो उसका मतलब क्या, बारिश आने वाली है, यानी कि मुसीबत आने वाली है. हाँ, लेकिन उसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है. ठीक है, सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या, उसमें भी कुछ अच्छी बात, कुछ तो है अच्छी जो होएगी, है ना, एक एक्सपेक्टेशन. तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन हाउ द लाइफ ऑफ स्टीफन हॉकिंग प्रूव्स द प्रॉवर्ब. तो मैंने एक ब्रीफली लिखा है, तो हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं उसमें. द प्रॉवर्ब इज वेरी फेमस एंड गिव्स होप इन अ वेरी ग्लूमी सिचुएशन, है ना. We know after reading about Dr. Stephen Hawking how much the man suffered due to bodily difficulties. But one thing stands out, that after his diagnosis, Stephen Hawking became more determined to do something worthwhile with the remaining time that he had. The silver lining in Stephen's life was his intelligence, determination, and desire to do more. The cloud of physical disabilities could not dull that silver lining. He did all he could to overcome his physical disabilities by applying his mind and contributing his work to the scientific community. Stephen Hawking has passed on, but his legacy remains. है ना, स्टीफन हॉकिंग तो चले गए, लेकिन उनकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी, है कि नहीं. Now, do you agree or disagree with the following statements? Justify your stand or answer by quoting a line from the text. ठीक है, आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, आपके ऊपर है. तो आपको लिखना है. नाउ ऑफकोर्स फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, तो हमको उसको सपोर्ट भी करना है. स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोज्ड विद अल्जाइमर्स डिसीज. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. हाउ यू सपोर्ट इट? पेज 115 फर्स्ट पैरा. हॉकिंग बिलीव्ड दैट मैन कैन नॉट लिव ऑन अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर. फॉल्स. ही बिलीव्ड दैट मैन कुड लिव ऑन अदर प्लैनेट्स ना. तो पेज 116 सेकेंड पैरा में आपको वो प्रूफ मिल जाएगा. दो हॉकिंग लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, ही राइट्स विद अ प्रोलिफिक रेट विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट्स. ट्रू, राइट. हाँ, होने के ये सब तकलीफ आने के बाद भी उन्होंने अपने असिस्टेंट्स के थ्रू बहुत सारा लिखा. पेज 118 थर्ड पैरा. हॉकिंग हैज रिटन और को रिटन मोर देन 25 बुक्स. नो, ही हैज रिटन को रिटन 15 बुक्स. ओके, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. पेज 115 सेकेंड पैरा. द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन स्टीफन हॉकिंग्स लाइफ आर गिवन इन जम्बल्ड ऑर्डर. अरेंज द इंसिडेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस एज पर देयर ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन हॉकिंग्स लाइफ. पहले ये सब पढ़ लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि पहले बी आता है, फिर आता है, फिर आता है ई. ओके, 2 इधर लिखा देखिए, 2. ओके, पहले आता है बी, फिर ई, फिर ए, फिर डी एंड फाइनली सी. ओके, सो दैट्स योर सीक्वेंस. फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एज पर द सब्जेक्ट. मदर डैश अ गुड मील. कुक या कुक्स? कुक्स आएगा. मदर कुक अ गुड मील विल बी रॉन्ग. मदर कुक्स अ गुड मील. मदर एंड हर डॉटर कुक अ गुड मील. अभी देखो यहाँ पर एक ही जन के बारे में बात किया था तो कुक्स लिखा था ना, 2 जन की बात में तो कुक आता है. ओके, द राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर. इज आएगा कि आर आएगा? इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री. आर कब आता है? जब प्लूरल है. नीदर रितेश नॉर आलोक प्ले वेल. प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा. देखिए आप, सिमिलर थिंग है इधर. ठीक है, ईदर ऑफ द टू इज गिल्टी. ईदर ऑफ द टू, वो एक सिंगल आदमी की बात करा तो इसलिए ईज आएगा. ईदर ऑफ द टू, दोनों में से एक गिल्टी है तो ईज. ओके, नाउ एवरीवन, डिड यू सी इट? आई एम सॉरी, मैंने आपको दिखाया नहीं, तो मैं बुक पीछे रखा था. आई एम वेरी सॉरी. आप फिर से देख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ. ओके, मदर कुक्स अ गुड मील. मदर एंड अ डॉटर कुक अ गुड मील. द राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री. नीदर रितेश नॉर आलोक प्ले वेल. Either of the two is guilty. Then everyone makes mistakes. ठीक है, that news is published today. 8 lakh rupees was a big amount. The committee has approved of it. Have नहीं, has. The cost of all the goods have risen. Okay, so आपको correct form of verb use करना है. Okay, so you have to पहले sentence को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप वो correctly लिख पाएंगे. From the following sentences, underline the nouns and encircle their determiners that specify the noun in a noun phrase. तो he lost his voice for good. तो इसमें noun है voice और determiner है his. Over the years, Hawking has written 15 books. Hawking, noun, has. Okay, like that you can complete these few.
नाउ कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोइंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर एंड प्रिपेयर समरी. ये समरी मेकर है, टाइटल है, नेम ऑफ द पर्सनैलिटी, एज, बुक्स, फील्ड ऑफ एक्सेलेंस, अचीवमेंट्स. ओके, तो हमको पता है स्टोरी से कि नेम इज डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, एज इज 76 years, books, a brief history of time, the universe in a nutshell, field of excellence, cosmology, achievements, first to set out a theory of cosmology. Now this you have to do it yourselves after watching the movie. Which one? The theory of everything movie देखने के बाद आप ये fill कीजिए. ओके, टाइटल कौन है, कैरेक्टर्स कौन है, स्टोरी, डायलॉग्स, पिक्चराइजेशन, म्यूजिक, स्पेशल फीचर्स, ओपिनियन एंड मैसेज और मॉरल वैल्यू. ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल. मजा है, आप मूवी देख के आराम से लिख सकते हो. ओके, विद दिस वी कंप्लीट आवर लेसन. Okay, study well, understand it properly. Okay, take care, God bless.